2025 का सेट नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो 817 BH है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग प्रतिवर्ष प्रीवियस प्रश्नों को प्रीवियस प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इस वर्ष भी 2025 के सभी सेट्स BH से लेकर BMN तक, ठीक है, सभी 7 सेट हैं, सभी सेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस सेट में समझते हैं कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको समझ लेते हैं कि हम लोगों को पेपर में क्या क्या आएगा और क्या क्या करने हैं। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखा गया कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हो सकता है आपको ये शो ना हो रहा हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे पहले लाइन में कहा गया कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरे में ये कहा गया है कि सभी जो प्रश्न पत्र है वो 2 भाग में भी डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 में और पार्ट बी में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और जो पार्ट ए है इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए में आपको MCQ क्वेश्चन है जो आपको OMR पर जो है फिल करने हैं। ठीक है, OMR सीट जो मिला है उस पर आपको फिल करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है चौथे लाइन में कि पार्ट ए के लिए जो प्रश्नवार निर्देश दिए गए हैं उसे आप पहले पढ़ें, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए क्या कहा गया है, आप उसको पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या कहा गया है उसको पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। सभी प्रश्न को आपके इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ने हैं और फिर उसके बाद OMR सीट पर फिल करने हैं। डू नॉट इरेज, आप उसको इरेज ना करें एक बार ब्लैक करने के बाद, और ना ही उसे काटें और ना ही उस पर वाइटनर लगाएं, नहीं तो उसके मार्क्स जो है काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मार्क ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए गए हैं। हालांकि हो सकता है कि इस पेपर में जो मैंने यहाँ पे एडिट किया है तो वो हो सकता है उसमें मार्क्स कट गए हों, लेकिन सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कहा जाएगा पार्ट बी जो है वो 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको प्रश्न उत्तर राइटिंग वाइटिंग जो भी है लेटर वेटर मिलेगा। पार्ट बी में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी को उत्तर देने होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और इसी को समझने के लिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। इसलिए आपका जो पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सेट फर्स्ट था इसलिए हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले सेट फर्स्ट में पार्ट ए देखते हैं। मैंने पहले कहा कि ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे गद्यांश ये दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने का कोशिश करें। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको शो ना हो रहा हो, लेकिन इसको थोड़ा सा बस ध्यान समझिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर प्रश्न में ये देखिए पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा जाने की कोशिश किया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक बहुत बड़े बहुत महान नेता थे, है ना। उन देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे। क्या कहते थे? नेताजी कहते थे, क्योंकि उन्हें उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाया, राइट पैथ पर चलना सिखाया है। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उन्हें जेल भी हुआ है ना, कई बार जेल हुआ है, मेनी टाइम्स, बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि भारत को आज़ाद कराने के लिए कई और प्रयास किए जाने चाहिए। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, देखिए यहाँ पे द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वर्कर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब जो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सत्ता कमज़ोर होती जा रही थी, इन्होंने इसे हर तरफ से हिला देने की सोची। एक दिन वन डे ही स्केप्ड फ्रॉम द कलकत्ता, इसे हम लोग कलकत्ता पढ़ते हैं। तो एक दिन वे एक पठान के वेश में कलकत्ता से भाग निकले। पठान का उन्होंने वेश बनाया, है ना, गेस ऑफ अ पठान का वेश बनाया और वहाँ से भाग निकले। पेशावर होते हुए जर्मनी चले जाते हैं, जर्मनी से वो जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से फिर पेशावर, फिर उसके बाद जर्मनी से जापान चले जाते हैं। और फिर इसके बाद वो ब्रिटिश सेना के खिलाफ वहाँ पर कई लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, नेशनल इंडियन आर्मी, इसका गठन वहाँ पे करते हैं और उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स से युद्ध लड़ते हैं और उन्होंने लास्ट में कहा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मैं तुम आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें
आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से पैसेज आपको पढ़ने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ध्यान रखना है कि इस पैसेज से 1, 2, 3 के आंसर देने हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। पहले ये कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो आप देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा गया है कि सुभाष चंद्र वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जाहिर सी बात है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने ही बनाया था, ही ऑर्गेनाइज, ही किसके लिए आया था, सुभाष चंद्र बोस के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज ही सुभाष चंद्र बोस के विषय में है, ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद, ना ही भगत सिंह, महात्मा गांधी की कोई बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वैसे लास्ट में इसके विषय में चर्चा भी की गई है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रामर से है, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको यहाँ पर फिल करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से यहाँ पर आपको फिल करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा, सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ही डैश डियर विथ हिज फ्रेंड, मतलब ही के साथ अगर हम यहाँ पे फिल कर दें सेल बी गो, मतलब ही सेल बी गो डियर विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपने दोस्त के साथ जाना चाहेगा, है ना, विथ हिज फ्रेंड वहाँ। उसके बाद अगर हैड गॉन फिल कर दें तो ये हो जाएगा कि वह जा चुका था अपने दोस्त के साथ वहाँ पर, मतलब वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर जा चुका था। अगर वेंट कर दें तो वह अपने दोस्त के साथ वहाँ गया। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, मतलब ए बी और सी तीनों सही हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं क्या, बिल्कुल तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि तुम कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं तो यू आर क्या, सेटिस्फाइड। अगर तुमको वो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है तो क्या हो सकता है, आप क्या है, सेटिस्फाइड हैं। तो आर के बाद हमेशा याद रखेंगे कभी इज एम आर वाज वर आता है तो इसके बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म एक है सेटिस्फाइंग है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना, यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे और सेटिस्फाइड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है ये इसको आप रीअरेंज करिए और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है अ डीप वी हैव शुड आवर फॉर लव कंट्री। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस को आप बनाते हैं तो क्या आता है, तो आप कहते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है तो आप कहेंगे कि मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज जो है किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, हमको कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता है सब्जेक्ट जो होता है, देखिए ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे ढूंढ लें, देखिए अ डीप ये नाउन है, वी प्रोनाउन है, बाकी हैव वर्ब है, शुड वर्ब है, आवर यूज नहीं हो सकता है, फॉर और लव जो है यूज हो सकता है, और कंट्री ये नाउन है। तो यहाँ पे या पहले सबसे पहले या तो कंट्री आएगा या तो अ डीप आएगा या तो वी आएगा। तो इन तीनों में से देखिए कि कौन सबसे पहले आया है, तो फॉर आया है, ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे ये तीनों ही आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो सबसे पहले फॉर आया है ना, गलत हो गया। अ डीप ये आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। शुड आया है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, किसी भी इस सेंटेंस में ऑप्शन में
क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पर देखिए या तो वी आया, तो या तो यहाँ पे अ डीप सही हो सकता है या तो वी। अब यहाँ पे देखिए अ डीप के बाद क्या लिखा है, वी लव। तो यहाँ पर हैव शुड, क्या हैव शुड कोई वर्ब होता है क्या, नहीं, आप कहेंगे ये गलत। लेकिन अगर आप डी को देखें ध्यान से तो लिखा वी शुड है, तो देखिए वी है सब्जेक्ट हो गया, शुड है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, अ डीप लव है ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर आवर कंट्री हो गया। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें कह रहा है कि आप 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, गलत लिखा गया है। तो इसमें देखिए जो ये रिसीव की स्पेलिंग है ये यहाँ पे होगा RECEIVE, ये रिसीव की स्पेलिंग होती है। इसका मतलब जो मिस स्पेल्ड है, गलत है, वो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक है, बाकी तीनों शब्द सही है। अगला प्रश्न, फिलिंग द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इन चारों ऑप्शन में से, ये आपको फिल करना है। देखिए लिखा हुआ है आई सा हिम स्टैंडिंग, मैंने उसे देखा खड़े हुए, कहाँ पर, द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट पर। जब आप कहीं पर खड़े होते हैं तो पर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, चाहे वो ऑफिस के गेट पर हो, चाहे ऑफिस पर हो, घर पे हो, तो आप एट का यूज करते हैं। देखिए याद रखिए, किसी स्थान के द्वार पर या प्रवेश बिंदु पर खड़े होने के लिए आप एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एट द गेट ऑफ द कॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन आपको नहीं फिल करना है, इन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑन भी यूज नहीं करना है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर होना ऑन होता है। तो इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर नहीं बल्कि आप गेट पे खड़े हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एट। और ओवर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओवर मान लीजिए ये बॉल यहाँ पे है, यहाँ से गई तो ये इसी के ऊपर जस्ट से जा रही है, तो इसलिए ओवर भी नहीं होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, आप इस पैसेज को पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द आंसर ऑफ द फॉलो। अगर आपने क्लास 10 अच्छे से पढ़ लिया है तो आप, जाहिर सी बात है, पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, लैंचो और लेटर टू गॉड, ये चैप्टर आपने पढ़ा था। तो क्या ये पैसेज पढ़ने की जरूरत है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर दे देंगे। देखिए कैसे दे देंगे। प्रश्न दिया है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो जो मेल बॉक्स था किसने ओपन किया था, तो आप कहेंगे पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था। और मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाई देगा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो किसने ओपन किया था, पोस्ट मास्टर ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ने बैठते हैं तो पैसेज को नहीं पढ़ना है बल्कि एक क्वेश्चन को उठाना है और देखिए इसमें कहाँ पर है। तो आप जैसे द मोमेंट ऑफ द लेटर खोजेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा और यहीं खोजने के बाद आपको आंसर मिल गया। तो बस इतना ही काम करना है, पैसेज पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, ठीक है, तो लैंचो को कितना पैसा मिला, तो अगर आप देखें तो आप यहाँ पे कहीं मिल रहा है लैंचो, ये देखिए ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। तो कितने पेसोज, अब देखिए ये 70 पेसोज यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी ही तो है 70 पेसोज, बस आपका आंसर हो गया और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 से 13 के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 11 से 13 के लिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने वर्ष बिताए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 30 है, 20 है और 33 है और 25 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला को अगर देखें तो कितने साल की जेल हुई थी। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो कोई सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको 27 साल की जेल हुई थी। कितनी साल की जेल हुई थी, 27 साल को उनको जेल में रहना पड़ा था। लेकिन कक्षा 10 की एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अक्सर प्रश्न पत्र अगर आप देखें तो यही विकल्प होता है, तो यही चारों विकल्प होते हैं जिनमें से यही सही होता है 20। तो आप 20 को ही टिक करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे कह रहा है कि वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पर था,
किस जगह पे सिचुएशन था उसका, तो आप कहेंगे कि जो लैंचो था उसका जो घर था वो एक निचली पहाड़ी के ऊपर स्थित था, निचली पहाड़ी के ऊपर, मतलब एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लेटर टू गॉड का ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। अब कह रहा है कि कुर्ग का जो मेन क्रॉप होता है वो है क्या, मतलब क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल होता है। तो मेन क्रॉप क्या था, तो आप कहेंगे कॉफ़ी था। कुर्ग में क्या होता था, काफ़ी बताया, पाठ जो कुर्ग है उसमें बताया गया है कि वहाँ काफ़ी के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो कॉफ़ी इसका जो है मुख्य फसल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये आपका एक पोयम का पार्ट दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, और इसको पढ़ने के बाद आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पढ़ने हैं और इसके अनुसार आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ें, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप इसको पढ़ें, उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, तो सिटिंग इन द ट्री, यहाँ आप देखो लिखा हुआ है अ हेमलॉक ट्री, ट्री का नाम हेमलॉक है। कौन बैठा है, इस पूरे पोयम में एक ही पक्षी का नाम लिखा है, क्रो। और इन चारों ऑप्शन में पिकॉक, स्पैरो, पिजन और क्रो दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें कौवा जो होता है वो हेमलॉक के पेड़ पर बैठा था और फिर उसने अपने बर्फ जो है झाड़ी थी। अगला है कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। ठीक है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो पोएट है वो कहाँ पर खड़ा था, तो कहेंगे वो पेड़ के नीचे खड़ा था। तो कौन सा पेड़ था, तो हेमलॉक ट्री था। कौन सा पेड़ था, हेमलॉक ट्री था। तो यहाँ पर अंडर अ हेमलॉक ट्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 से लेके 20 तक के लिए। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 और से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके आंसर देने हैं। बहुत ही आराम से हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से लिटरेचर को पढ़ा हुआ है तो। कह रहा है कि हु वॉज द थीफ इन स्टोरी। कर द थीप्स स्टोरी जो चैप्टर है आपका, उसमें चोर कौन रहता है, तो ये जो कहानी है इसमें चोर का नाम हरि सिंह है। चोर का नाम क्या रहता है, हरि सिंह, बस आंसर हो गया। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज, है ना। पीपल जो उसे भोली बताया गया है इस कहानी में, लेकिन उसका जो रामलाल की जो चौथी बेटी होती है उसकी असली नाम जो था वो सुलेखा था, लेकिन उसे भोली कहते थे, तो सुलेखा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो है अ ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी से चैप्टर से है। इसमें डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया और सिर्फ पानी दिया, जिससे वह स्वस्थ हो गया था। तो क्या हुआ था, क्या उसने क्या दिया था क्लिनिक पर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स या इंजेक्शन एंड मेडिसिन, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 डेज। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 और 20 के लिए। व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। यह कहानी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में बताया गया है कि एब्राइट ने बचपन में तितलियां मतलब बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, अगर आपने स्टोरी पढ़ा हुआ तो आपको तुरंत मिल जाएंगे आंसर। मटिल्डा लॉयजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो। ये कहानी जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कहानी द नेकलेस से है, जिसमें मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टियर से हार उधार लिया था। तो किससे लिया था, तो आप कहेंगे अ नेकलेस। नेकलेस के लिए आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अ नेकलेस।
क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। अब देखिए यहाँ पे पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में कहा जा रहा है कि ये रीडिंग सेक्शन है और पार्ट बी में ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आप यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इससे रिलेटेड है। यही आपको ये क्वेश्चन दिए गए, इसके आंसर हालांकि मैंने लिख दिया हुआ है लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पहले पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि आपको क्या करना है मैं अभी बता रहा हूँ। पहले तो आपको क्या करना है ये समझिए कि यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि आप वही आंसर लिखें। पहले आप प्रश्न को पढ़ें कि वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल। यहाँ पे क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि हम कभी कभी अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं भाई? तो यहाँ पर जब आप पैसेज देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव टू नो वर्क टू डू। हाउ डू एंड वी रीच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन द जस्ट। तो आप जहाँ तक है जैसे ही आपको क्वेश्चन वाला पार्ट मिला, देखिए क्वेश्चन वाला पार्ट मिला रहा है वी एंड वी रीच पीपल हु हैव नॉट वर्क, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप इसके पहले के फुल स्टॉप को उठाइए यहाँ वी से और ये नेक्स्ट फुल स्टॉप तक चले जाइए। तो यहाँ तक जैसे ही आप आए तो यहाँ पर ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। आप इतना भी लिख देंगे ना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका कोई गलत हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस। ठीक है, मतलब काम हमें सबसे पहले क्या देता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब जाहिर सी बात है इसमें हमेशा याद रखें आंसर जो होता है इस पैसेज में सबसे पहले का आंसर होगा, फिर उसके बाद दूसरे का आंसर होगा, फिर उसके बाद तीसरे का आंसर होगा। क्रम से हमेशा आंसर होता है। ये मैं 2024-2023 से ही बताता आ रहा हूँ। पहले का आंसर, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का। तो पहले का आंसर यहाँ तक कंप्लीट आपने कर लिया है ना। तो अब जो मिलेगा वो दूसरे का आंसर मिलेगा। तो फिर लिखा हुआ येट व्हेन वी फील दिस वी मेक मिस्टेक sometimes they are try to having nothing to do, most of the are happy when we have regular work to do। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या है अब यहीं देख लीजिए कि द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। ठीक है, जो है वर्क हमें सबसे पहला क्या देता है, तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू। जब हम लोग रेगुलर काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि आप सम टाइम से लेकर उठाइए और ट्राई नथिंग टू डू से लेकर यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट फुल स्टॉप तक जाइए यहाँ तक, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान से रखिए। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड आंसर हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। इतना भी लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर सी को देखें, कह रहा है कि हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। अब आप ढूंढ लीजिए करेक्टर वर्ड कहाँ पे है। तो अगर आपको मिल गया तो ठीक है, तो मिलेगा क्यों नहीं, आप देखिए ध्यान से, मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बिल्डिंग अप मतलब करेक्टर। क्या लिखा है, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस, मतलब जो रेगुलर वर्क होता है वही हमारे करेक्टर को बिल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले फुल स्टॉप उठाइए, लास्टली इसको मतलब एक पैराग्राफ एक लाइन पहले कहाँ है, यहाँ बट। तो बट को छोड़ दीजिए क्योंकि कंजंक्शन है। द ऑनेस्ट वर्कर से स्टार्ट करिए और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख डालिए करेक्टर तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले का आंसर मिला, फिर दूसरे का मिला और फिर तीसरे का मिला। अब बारी किसकी है, तो आप कहेंगे डी का, चौथे का। व्हाट इज अपोजिट ऑफ मैन हु वर्क्स। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है, इसको आप छोड़ देंगे अभी क्योंकि इसके लिए अभी बताते हैं। तो आपको देख रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से आपको पूरा का पूरा नंबर दिलवा देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी पैसे, ये हर पैसेज के लिए होता है। बोर्ड एग्जाम हमेशा से ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछती आई है, ऐसे ही पूछेगा नेक्स्ट टाइम भी। तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं जो आंसर बताऊंगा वो आपको एक सटीक आंसर बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए है अगर आप नहीं कर पाते हैं एग्जाम में तो। क्लियर है,
चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस पैसेज को समझ लेते हैं कि इस पैसेज में लिखा क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी, मैं ओरल समझाऊंगा, ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए कहा गया है कि वी समटाइम थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव टू नो वर्क टू डू, मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर कोई काम ना होता। हाउ डू वी एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट वर्क फॉर दियर लिविंग बट कैन डू जस्ट वॉट दे प्लीज ऑल द ईयर अराउंड, मतलब ये कि हम उन अमीर लोगों से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं जिन्हें अपनी जीविका के लिए काम ही नहीं करना पड़ता, बल्कि वे साल भर अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम गलती कर बैठते हैं। तो यही सब चीज़ दिया हुआ है। आगे कह रहा है समटाइम्स दे आर ट्राइड टू हैविंग टू नथिंग टू डू, मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू। ठीक है, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं। कभी कभी वे बिना कुछ किए थक जाते हैं, कभी अभी होता है ना, अमीर बिना कुछ नहीं करते हैं तो भी थक जाते हैं। हमसे ज़्यादातर लोग तब खुश होते हैं जब हमारे पास नियमित काम होता है। काम सबसे पहले हमें खुशी देता है, काम हमें आत्मसम्मान देता है। आलसी कितना भी अमीर क्यों न हो, दूसरों के काम पर जीता है, लेकिन ईमानदार कर्मचारी जो अपने मेहनत से जीविकोपार्जन करता है वो अपना सिर ऊंचा करके खुद का सम्मान कर सकता है। ठीक है, लास्टली अंत में रेगुलर वर्क्स हेल्प इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर, इट टीचेस अस गुड हैबिट्स, पंक्चुअलिटी, carefulness and faithfulness in work. It is a man who work not the, ये देखिए एडलर, that as a rule develops the best character। आमतौर पर सबसे अच्छा चरित्र काम करने वाले व्यक्ति का होता है, आलसी व्यक्ति का नहीं होता है, यदि हमें समय की पाबंदी, सावधानी और काम करने की निष्ठा और अच्छी आदतें सिखाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी करेक्टर है, तीसरे का आप आंसर यहाँ पर भी ले सकते हैं। और नॉट इडलर, इसका मतलब क्या होता है? इडलर का मतलब होता है, ठीक है, सॉरी इडलर में कह रहा है, तो नॉट द इडलर, इडलर का यहाँ पे किस चीज़ का अपोजिट होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, मतलब कभी कभी हम अमीर लोगों से ईर्ष्या क्यों करने लगते हैं, नफरत क्यों करने लगते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वर्क फॉर दियर लिविंग एंड कैन डू वॉट एवर दे लाइक ऑल ईयर अराउंड, क्योंकि उन्हें अपने जीवन जीने के लिए, जीविका के लिए काम ही नहीं करना पड़ता है और वे साल भर जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग रिच से ईर्ष्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस? द फर्स्ट थिंग वर्क गिव्स अस हैप्पीनेस। काम हमें सबसे पहले क्या देता है? काम हमें सबसे पहले खुशी देता है। हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर? सबसे अच्छा करेक्टर किसका विकसित होता है? तो जो व्यक्ति नियमित रूप से काम करता है, वो आलसी नहीं होता, उसका चरित्र सबसे अच्छा विकसित होता है। तो इसके आंसर आप वो ये जो लास्ट लाइन में दिया है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द मैन हु वर्क्स नॉट द इडलर दैट एज अ रूल डेवलप द बेस्ट करेक्टर। ठीक है, आप इस तीसरे का आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको छोड़कर। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ में क्या कहा जा रहा है। फोर्थ में कहा जा रहा है काम करने वाले व्यक्ति का जो है अपोजिट बताओ। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसका अपोजिट क्या है? इडलर ही है। कैसे? यहाँ पे लिखा गया ना, इट इज द मैन हु वर्क्स, ऐसा आदमी जो काम करता है, नॉट द इडलर, ये नहीं कि जो आलसी हो। तो जाहिर सी बात है काम करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? इडलर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा इडलर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। आपको राइटिंग सेक्शन में देखिए सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। ठीक है, कह रहा है कि आप एक लेटर लिखो अपने दोस्त के लिए और उससे पूछो कि क्या तुम इस समर हमारे वेकेशन में हमारे साथ चलोगे या रहोगे। तो इस तरीके से एक लेटर लिखना है। या तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप चाहे तो एक लेटर लिख दीजिए, या तो एक एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कंडीशन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड इट शुड बी इम्प्रूव, मतलब आपके कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो अच्छा नहीं है और उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए आप उसे लेटर लिखेंगे। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। तो चाहे आपको अगर लेटर लिखने आता तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखने आता तो एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है,
लेकिन मैं आपको लेटर भी बताऊंगा और एप्लीकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक लेटर देखते हैं। ठीक, देखें, इस लेटर को देखने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है ये आपको इसके नीचे जस्ट लिखना है। लेटर लिखते समय ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल छटकनी नहीं चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए कि लाइन ऐसे 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 जा रही है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और ये पूरा पार्ट इसके नीचे लिखना है, अगल बगल नहीं लिखना है। ये स्क्रीन पे कम जगह होने की वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ज़्यादा छोटे फॉन्ट्स हो जाते हैं इसलिए आपको दिखाई ना देते, समझ ना आते। तो देखिए, सबसे पहले काम करेंगे सेंडर एड्रेस। मतलब आप जो है सेंडर एड्रेस कहाँ से है आपका एड्रेस वो लिखेंगे। आप बताएंगे कि ऐसे ही मैंने कोई एड्रेस डाल दिया, आपको आप भी कोई एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हुआ बटियारपुर पटना 10 सितंबर 2025। उसके बाद डियर, जो आपके फ्रेंड का नाम है आप फ्रेंड का नाम लिखेंगे, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। और ये ध्यान रखेंगे ये ब्रैकेट नहीं लगाना है ना, लेकिन ये कॉमा जरूर देना है। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम अमित है, क्या नाम है, अमित, आप लिखेंगे डियर अमित और कॉमा लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने जो स्पेस बनाया हुआ है इसका मतलब आपको एक एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, आप देखिए लेटर किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो आप कहेंगे लेटर जो है वो लिखना है कि अपने दोस्त से पूछना है कि क्या तुम इस समर जो है वेकेशन, जो समर वेकेशन है वो हमारे साथ रहोगे या बिताओगे, कि ऐसा कुछ। तो ठीक है, हमको पूछना है तो पहले हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम बताएंगे, पहले इसके हाल चाल लेंगे ना कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद जो है अगले हफ्ते छुट्टियां होने वाली है, तो क्या मेरे साथ मेरे घर पे एक साथ रह पाते, कुछ ऐसे करके घूमते टहलते वहाँ जाते यहाँ कर। तो इस तरीके से हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हमने यहीं पे लिखा हुआ है कि आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। आवर समर वेकेशन इज अबाउट टू बिगिन नेक्स्ट वीक। हमारा जो समर वेकेशन है वो मतलब गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो अगले सप्ताह शुरू होने वाली है। आई विश यू कुड स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी एट होम, है ना। काश आप अपनी छुट्टियां मेरे साथ मेरे घर पर बिता पाते। वी कैन एंजॉय टुगेदर बाय द विजिट नियर बाई पार्क्स। हम लोग साथ साथ में एंजॉय करते, जो सबसे नज़दीक में पार्क है। रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स, और इंटरेस्टिंग बुक्स को पढ़ते। एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम्स खेलते। माई पेरेंट्स आर आल्सो ईगर टू मीट यू, है ना। जो मेरे माता पिता हैं आपसे भी मिलने के लिए उत्सुक हैं। ईगर मतलब होता है उत्सुक होना। ठीक है, आगे है प्लीज़ कन्फर्म योर अराइवल सून सो दैट आई मे मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है प्लीज़ कन्फर्म योर अराइवल सून। मतलब कन्फर्म करके आप हमें जल्दी से बताएं कि मैं आपके लिए सारी व्यवस्थाएं, दैट आई मे मेक ऑल अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं कर सकूं। आई एम श्योर वी विल हैव अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। और मुझे यह यकीन है कि हम साथ में बहुत अच्छा समय बिताएंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखेंगे विथ लव, हमेशा लिखना है। और अपने दोस्त ये योर फ्रेंड लिखना है। और योर फ्रेंड के बाद आप चाहें तो अपने फ्रेंड का नेम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो और वाला है इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है ना। जो आपके कॉलेज का जो कंडीशन है उस कॉलेज लाइब्रेरी का वो अच्छा नहीं है और इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए आप उसको प्रिंसिपल को लेटर लिखने वाले हैं। तो लेटर किस लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले ध्यान से समझते हैं। इसमें भी जिससे हमने एप्लीकेशन लेटर में जैसे बताया कि एक लाइन आपको ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वैसे ही एप्लीकेशन में भी ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। फिर आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम क्या है वो लिखेंगे। आपका स्कूल या शहर किस शहर में है वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका स्कूल मान लीजिए मिर्ज़ापुर में है तो आप उसको लिखेंगे। इस तरीके से 10 सितंबर 2025 लिखेंगे। आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हैं उसी दिन का डेट डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे रखना है ध्यान कि यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर आप हेडिंग बनाएंगे सब्जेक्ट का और लिखेंगे किस टॉपिक पे है, तो कहेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी का जो इम्प्रूवमेंट होना है, सुधार होना है, उसके विषय में आपका सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। ये ध्यान रखेंगे लाइन आपको जरूर छोड़ना है। मैं एरो का निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ पे लाइन छोड़ना है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब यहाँ पे दोनों लिखना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो लेडीज़ हैं तो आप मैडम लिख दीजिए, अगर वो जेंट्स हैं तो सर लिख दीजिए।
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, ये लाइन कहीं पर भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे, आपके मन में क्या आएगा, आप ये लिखेंगे मैं आपके महाविद्यालय में या आपके कॉलेज में जो पढ़ता हूँ, क्लास 10 का छात्र हूँ, है ना। कई बार मैंने पुस्तकें पढ़नी चाहिए लेकिन वहाँ पे गए तो क्षतिग्रस्त निकली, है ना। और वहाँ पे जो मिली भी बुक तो कुर्सी पे बैठने के समय जो है कुर्सी भी टूटी हुई थी, व्यवस्था का अभाव है। तो ऐसी चीज़ में आप लिखेंगे कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप जो हैं उपलब्ध कराएं, बुक उपलब्ध कराएं और मेंटेनेंस करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। I wish to draw your kind attention towards the poor condition of your college library. Many books are old and damaged. मतलब मैं आपके स्कूल में, कॉलेज में क्लास 10th का छात्र हूँ, मैं आपका ध्यान हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कई पुस्तकें पुरानी हो गई हैं और क्षतिग्रस्त हो गई हैं, डैमेज्ड हो गई हैं। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चेयर मतलब कुर्सियों की भी कमी हो गई है, टेबल्स की कमी हो गई है, एंड प्रॉपर लाइटिंग, और लाइटिंग भी ख़राब हो गई, लाइटिंग की भी ज़रूरत है। स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन सच कंडीशन, और जो छात्र हैं वो ऐसी स्थिति में पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, बहुत कठिनाई हो रही है उनको। आई मतलब मैं, डियर फॉर मतलब इसलिए, मैं इसलिए रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक नेसेसरी स्टेप्स to improve the library facilities, provide new book and maintain proper cleanliness. This will greatly benefit the students. मतलब कहा जाता है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की जो भी सुविधाएं हैं उसमें सुधार की जाए, नए पुस्तक उपलब्ध कराने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इससे छात्रों को बहुत लाभ होगा। उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे, योर ओबिडेंटली लिखेंगे, आप चाहे तो अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्लास भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक ही करना है, दो नहीं करना है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करा है, राइट अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट लिखें, ठीक है। या तो यहाँ पर ये जो क्लूज दिए गए हैं, यहाँ पर ये सभी क्लूज हैं, इस पर एक आर्टिकल लिखें। तो रिपोर्ट और आर्टिकल लगभग सेम सेम होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो 80 से 100 वर्ड्स के लिखेंगे। और आपको हिंट भी दिया गया है कि इसमें आपको मेंशन क्या करना है। आप रिपोर्ट किस पे लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। आपने रिपोर्ट तैयार करना है साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, आपके स्कूल या कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन होने वाला है। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, 80 से 100 वर्ड्स के ऊपर एक रिपोर्ट लिखना है। उसी तरीके से अगर आप ये लिखने में सक्षम हैं तो इसमें आपको हेडिंग बताए जाएंगे, आप इसमें डेट मेंशन करिए, इनाग्रेशन कैसे हो रहा है वो मेंशन करिए, मॉडल्स क्या क्या हैं वो मेंशन करिए, गैदरिंग कैसे रहती है वो मेंशन करिए, ओवरऑल इंप्रेशन कैसा पड़ा, और लास्ट में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया। ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपको 80 से 100 वर्ड्स का एक रिपोर्ट तैयार करना है। अगर आपको नहीं करने आता है तो आप एक क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए। किस पे लिखना है कि यूजेज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। नेक्स्ट सेट से मैं सब क्वेश्चंस को सही कर दूंगा। यूजेज एंड मिसयूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए संकेतों को आप इन सबको ध्यान से पढ़िए और समझिए। मोबाइल फ़ोन के उपयोग और दुरुपयोग पर लगभग 80 से 100 वर्ड्स इसमें भी लिखने हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि फ़ोन का जो कांटेक्ट होता है, फ़ोन संपर्क क्या के विषय में बताना है, उसमें शॉपिंग भी आनी चाहिए, गूगल सर्च आनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन और साइबर क्राइम्स, ठीक है, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, और जो हार्मफुल इस सारी चीज़ें हैं, ये सब के विषय में आपके इन आर्टिकल में इन सब के विषय में इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होने चाहिए, यूजेज और मिसयूज, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखेंगे साइंस एग्जीबिशन पे, फिर उसके बाद देखेंगे एक आर्टिकल जो यूजेज एंड अनयूजेज या मिस यूजेज मोबाइल फ़ोन्स पे है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट जो कि साइंस एग्जीबिशन पे है। देखिए आवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन ऑन 15 अगस्त 2025 इन द मेन हॉल, मतलब हमारे जो है कॉलेज में 15 अगस्त 2025 को मुख्य हाल में एक विज्ञान प्रदर्शनी, जिसे हम लोग साइंस एग्जीबिशन कहते हैं, प्रस्तुत किया गया, आयोजन किया गया। द एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड बाई द आवर प्रिंसिपल, क्योंकि देखिए इनाग्रेटेड दिया गया था, डेट पूछा गया था, जो ऑप्शन वहाँ पे ये दिए गए हैं ना, ये हिंट, तो हिंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा।
इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर जो है इसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर आर शर्मा उनके द्वारा किया गया। हु प्रेज्ड द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, उन्होंने इस छात्रों के प्रयासों की बहुत सराहना की। वेरियस वर्किंग ऑफ मॉडल्स ऑन सोलर एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, रोबोटिक्स एंड इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन वर एक्सिबिटेड। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो छात्रों का जो प्रयास है उसकी प्रिंसिपल साहब ने जो है सराहना की। सौर ऊर्जा, जल संशोधन, रोबोटिक्स और पर्यावरण संरक्षण पर अलग अलग जो है वो मॉडल प्रदर्शित किए गए। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स विजिटेड द एग्जीबिशन, बहुत सारे टीचर्स थे जो वहाँ पे विजिटेड किए, और टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, ये सभी लोग वहाँ पे प्रदर्शनी जो लगी थी वो देखी। Everyone appreciated the innovative ideas of the participants. The exhibition not only increased our scientific knowledge but also inspired us to work for new inventions. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सभी ने जो है पार्टिसिपेट करने वाले सभी विचारों को सराहना की, प्रदर्शनी देखी वहाँ पे, और न ही केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा दिया बल्कि हमें नए नए आविष्कारों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा भी दिया कि हाँ आप ये कर सकते हैं। ओवरऑल कुल मिलाकर इट वाज एन एजुकेटिव एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सभी के लिए यह एक एजुकेटिव मतलब शिक्षाप्रद, मेमोरेबल मतलब यादगार एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि मिस यूजेज एंड मिस यूजेज मोबाइल फ़ोन्स। आप चाहे वो लिखें चाहे ये लिखें, इसको भी ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। देखिए, मोबाइल फ़ोन हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। दे हेल्प अस स्टोर फोन्स, कंटेक्ट, सर्च एंड इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, शॉप ऑनलाइन एंड स्टे कनेक्टेड विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये फ़ोन हमें कनेक्ट करते हैं अपने फैमिली से, अपने लोगों से। ये फ़ोन कंटेक्ट स्टोर करते हैं, गूगल पर जानकारी सर्च करने और ऑनलाइन शॉपिंग करने, दोस्तों व परिवार के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड इंटरटेनमेंट थ्रू म्यूजिक। हम लोगों इससे इंटरटेनमेंट भी करते हैं, जैसे म्यूजिक से, वीडियोज से एंड गेम से। हाउएवर, जो भी हो, मोबाइल फ़ोन्स आर ऑफन मिस यूज्ड। जो भी हो, मोबाइल फ़ोन अक्सर इसका मिसयूज ही होता है। एक्सेसिव गेमिंग, बहुत ज़्यादा गेम खेलना, सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया का जो एडिक्शन लत लग जाती है। एक्सपोजर टू साइबर क्राइम आर हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलना, सोशल मीडिया की लत लग जाना और साइबर अपराधों के संपर्क में आ जाना छात्रों के लिए हानिकारक होता है। ओवर यूज आल्सो इफेक्ट हेल्थ एंड स्टडीज। Therefore, we should use mobile phones wisely and for constructive purposes only, avoiding harmful influence। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसलिए हम लोग क्या करें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है साझेदारी समझदारी से करें, और केवल जो हमारे उद्देश्य हैं, है ना, जो हमारे उद्देश्य हैं उस पर फोकस करें और हानिकारक गतिविधियों से बचे रहें। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। री राइट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कहा जा रहा है कि आप इनडायरेक्ट में चेंज करिए। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए 4 में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ABCD करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिए, आपको करना क्या है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, माई टीचर सेड टू मी, कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, पहली बात तो देखेंगे कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कामा इन्वर्टेड कामा हटता है तो इफ़ लगता है या वेदर लगता है, तो हमने यहाँ पर इफ़ लगा के दिया है। आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे WH वर्ड होता, वर्ड से स्टार्ट होता या किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट होता, तो WH वर्ड ही होता, इफ़ ना होता। तो पहले जो बाहर लिखा हुआ है बस को कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे आस्क्ड में चेंज हो जाता है। इसलिए माई टीचर आस्क्ड मी, जहाँ पर आप देखिए ये लिखा था माई टीचर सेड टू मी, तो सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर आस्क्ड मी। तो यहाँ पर हो गया माई टीचर आस्क्ड मी। कामा नोटेड कामा को हटाकर इफ़ का यूज करते हैं, तो हमने इफ यूज कर दिया। अब ये जो आपका
यू है ये आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी किस में चेंज हो जाएगा? तो कहेंगे आई में, इसलिए यहाँ पर आई हो गया। कैन पास्ट में हो जाएगा तो कुड हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई मॉडल होगा तो वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, क्योंकि इसको असर्टिव बनाना होता है। इसलिए आई कुड आया है, ना कि कुड आई। जैसे यहाँ पे कैन यू है, तो कैन यू होने की वजह से यहाँ पे कुड आई नहीं करना है, बल्कि आई कुड कर देना है, क्योंकि इसको असर्टिव में चेंज करना है। बाकी जैसे जो लिखा हुआ है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, दिस चेंज हो जाता है किसमें? दिस चेंज हो जाता है दैट में, इसलिए दिस का दैट हो गया। हिंदी पैसेज इनटू, हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश। इस तरीके से आपका जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगर आपको इनडायरेक्ट नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, 2 घंटे में पूरा का पूरा जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपका समाप्त हो जाएगा। और वैसे भी एक क्लास मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया है, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं क्लास 10th के लिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले देखिए चेंज कैसे होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लिखा। अब जैसे ही आप लिखा तो इज एम आर अगर आया है, इज एम आर आया तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा दीजिए, इसलिए आई के अकॉर्डिंग क्या आया था? एम, तो एन एज ए सिंगुलर है तो इसलिए क्या आ गया? इज। अब ये आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी के लिए बीइंग का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बीइंग है। ये जो मेन वर्ब होता है इसके थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए डिटेन हो गया। अब ये जो बचा क्या? आई, तो इसको बाई लगाकर हम आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर देंगे मी, और इस तरीके से पैसिव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, इसलिए टी को हमने कैपिटल में कर दिया। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखने के बाद कॉमा स्टार्ट लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, इसलिए डी को कैपिटल में कर दिया। डू नॉट प्लग द, आप यहाँ पे डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं। प्लग द फ्लावर्स, जैसे आपने पूरा लिखा फुल स्टॉप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के लिए हमने क्या लिखा? इलाहाबाद। इलाहाबाद है के लिए क्या आता है? ईज आता है, इसलिए इलाहाबाद ईज। अब के लिए क्या करेंगे? नाव। कहलाता है कॉल्ड प्रयागराज। अब देखिए ये क्या है? ये पैसिव में सेंटेंस है। किस में है? तो आप कहेंगे ये एक्टिव नहीं बल्कि किस में है? पैसिव में है। जब पैसिव का मतलब जब सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है तो इलाहाबाद को बुलाया जाता है, किसी के द्वारा बुलाया जाता होगा ना, हम लोग बुलाते हैं, इलाहाबाद थोड़ी स्वयं बुलाता है, इसलिए ये पैसिव में है। इसलिए यहाँ पर जब आपने लिखा है इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव आ गया। ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, अगर थोड़ा भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता भी है, तो मैं क्लास 10th के लिए 2 जो है एक तो बेसिक से लेके एडवांस तक 0 लेवल इज एम आर से मैंने स्टार्ट किया है, वहाँ पे मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है तो प्रीवियस ईयर्स 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसी तरीके से सभी ईयर्स के जितने भी ट्रांसलेशन आए हुए हैं सब के सब ट्रांसलेशन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और बिल्कुल अच्छे से समझा के, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। और उतना आप कर लेंगे तो आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बेसिक टू एडवांस का भी लिंक दिया हुआ है मैंने, और प्रैक्टिस का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मतलब हियर, गंगा और यमुना, द गंगा एंड द यमुना 2 नदियों का संगम है। अब देखिए 2 नदियां हैं तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे क्या है? हेयर रिवर हो जाएगा। ये 2 नदियां हैं तो 2 नदियों के लिए आपने रिवर्स लिया, और मिलते हैं संगम है, इसलिए क्या हो जाएगा? मीट। ये मीट्स नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, 2 नदियाँ हो गई, 2 नदियाँ हो गई, इसलिए सिर्फ मीट होगा। जब भी किसी से आगे देखते हैं, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, पहले लिखेंगे उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। आप ऐसे समझिए जब भी काके की आता है तो सबसे पहले उल्टा लिखते हैं, तो उच्च न्यायालय को पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए द हाई कोर्ट। काकी के लिए हम लोग ऑफ लिख दिए। उसके बाद क्या है? प्रदेश, यहाँ यह प्रदेश, तो यहाँ पे द स्टेट लिख दिया। तो अब इसके बाद क्या है? यहाँ पर बचा क्या? यहाँ और है,
मतलब यहाँ है के लिए सिचुएटेड है, तो ये भी पैसिव में ही है, पैसिव में है, इसलिए ईच के साथ थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ प्रदेश का सबसे उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे लिखेंगे द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज सिचुएटेड हियर। आगे है, यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दिस डिस्ट्रिक्ट, यह जिला, इज फेमस है फॉर, किसके लिए, इट्स गुआवास। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है लिटरेचर की। उम्मीद है कि लिटरेचर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और सभी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। आपको सिर्फ 30 से 40 वर्ड्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री। ध्यान से देखना कि पांचवे का ये ए है, जिसमें से आप चाहे तो ए करें या तो ये करें। ए जो है इसमें दो क्वेश्चन दिया गया, दोनों में से आप कोई एक करेंगे। ठीक है, दोनों नहीं करना है, लेकिन मैं आपको दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया। दूसरा कह रहा है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है। चलिए इन प्रश्नों का आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है कि लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया, इसको ध्यान से देखिए। लेंचो किस बात पर गुस्सा आया। लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही सा हिज क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। जब उसने देखा कि उसकी जो फसल है वो ओलावृष्टि से पूरी तरह बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तो उसे बहुत गुस्सा आया। He had worked every hard and hoped for a good harvest। ऐसा गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और उसकी फसल भी बहुत अच्छी थी और उम्मीद भी कर रहा था कि इस बार की फसल जो है अच्छी हो जाएगी। लेकिन सीइंग एवरीथिंग ruined, ही लॉस्ट पेशेंस एंड ग्रीव फ्यूरियस एट दिस मिसफॉर्च्यून। और जब उसे ने देखा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उसका धैर्य जवाब दे गया और वह अपनी बदकिस्मती पर आग बबूला हो गया या गुस्सा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप 30 से 35 वर्ड में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि कुर्ग क्यों फेमस है। तो कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ब्रीथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी एंड रिच वाइल्ड लाइफ। जो कुर्ग है वो काफ़ी बगानों के लिए, सदाबहार वर्षावनों के लिए, मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए और समृद्ध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इट इज आल्सो नोन फॉर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल, ब्रेव कोडवाज। कुर्गी जो सोल्जर्स होते हैं उनको कोडवाज कहा जाता है। एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग एंड रिवर राफ्टिंग। मतलब ये है कि यह जो है कुर्ग जो है अपने लोगों के आतिथ्य के लिए, मतलब वहाँ पे मेज़बानी के लिए, बहादुर जो सैनिक हैं, कुर्गी सैनिक है कोडवा, वो भी, और ट्रैकिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए, ये सब जो गतिविधियां हैं इसके लिए भी यह जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ दोनों आएंगे, दोनों में से कोई एक ही करना है। इसी तरीके से पाँचवें का बी, प्रश्न नंबर पाँचवें का ये बी है और बी में भी दो प्रश्न दे रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। मतलब कहा जाए नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। बस में चढ़ने के बाद वैली ने क्या किया। दोनों का आंसर देखते हैं, ध्यान से समझिए। पहले तो नेल्सन मंडेला जानते हैं कि आपको पता ही होगा, नेल्सन मंडेला के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है अब वह उत्पीड़ित व्यक्ति की तरह स्वतंत्र नहीं होता है। तो इसी को देखते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया कि हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, मतलब नेल्सन मंडेला अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला अ पर्सन हु ऑप्रेसेस अदर्स इज नॉट फ्री, है ना। जस्ट लाइक द ऑप्रेस्ड, both the oppressor and oppressed are prisoners of hatred and prejudice. True freedom means liberating both from these chains। कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार करता है वह उत्पीड़ित व्यक्ति की तरह स्वतंत्र नहीं है। उत्पीड़क और उत्पीड़ित, है ना, मतलब कौन कौन, ये आपके ऑप्रेस्ड और जो है ऑप्रेसर, ये दोनों, है ना, ये दोनों घृणा और पूर्वाग्रह की कैदी हैं। सच्ची आज़ादी का मतलब होता है दोनों को इन बेड़ियों से मुक्त कर देना। तो इस तरीके से आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बस में, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं ध्यान से।
कि बस में चढ़ने के बाद वैली ने क्या किया। तो बस में चढ़ने के बाद उसने क्या किया था, बस में चढ़ने के बाद वैली ने सावधानी से अपना किराया चुकाया, खिड़की के पास एक सीट पर बैठ जाती है और उत्सुकता के साथ बाहर देखने लगती है। सड़क पर सब कुछ गौर से देखने लगी। एक वयस्क यात्री की तरह यात्रा का आनंद लेते हुए वो उसका उत्साह जो है आगे चल के बढ़ता चला जाता है। तो यही चीज़ है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बस वैली केयरफुली पैड हियर फेयर एंड चूज अ सीट नियर द विंडो। सी ईगरली लुक्ड आउटसाइड, वो उत्साह से बाहर देखती रही। ऑब्जर्विंग एवरीथिंग ऑन द रोड पर सब कुछ जो है ऑब्जर्व करती रही। हर एक्साइटमेंट ग्रीव एज सी इंजॉयड द जर्नी लाइक एन एडल्ट पैसेंजर। जैसे कोई लोग होते हैं कि घूमने टहलने निकल जाते हैं और उसका जर्नी बहुत पसंद आता है, उसी तरीके से वो एक्साइटमेंट में जो है उसकी धीरे धीरे जर्नी की जो सफ़र था वो बढ़ता चला जा रहा है, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी, वो उत्साह से भरी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है ये आपका 60 वर्ड लिखना है। तो 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो 6 का ए बी में से कोई एक करना है। वॉट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्या कहती हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। किसा गौतमी जो है अंत में उन्होंने क्या सबक सीखा। तो आइए दोनों का आंसर एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो इसका आंसर जानते हैं कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्या कहती हैं, कहती हैं कि एनी फ्रैंक राइट्स दैट सी लव्स हर फैमिली बट ऑफन फील्स मिसअंडरस्टूड बाय देम स्पेशली हर मदर। मतलब एनी फ्रैंक ऐसा लिखती है कि वह अपने परिवार से प्यार करती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि उनके द्वारा, खासकर उनकी माँ के द्वारा, उन्हें गलत समझा जाता है। सी फील्स क्लोजर टू हर फादर, वो ऐसा फील करती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है। ओटो फ्रैंक हु इज़ काइंड एंड सपोर्टिव, जो उनके पिता का नाम है ओटो फ्रैंक, वो बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही सपोर्टिव हैं। डिस्पाइट द टेंस एटमॉस्फियर ऑफ लिविंग इन हाइडिंग, है ना, इतने जो है टेंस माहौल में उनके जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं और दयालु और सहयोगी हैं। छिपकर रहने से जो टेंस माहौल है उसके बावजूद एनी ऑनेस्टली रिकॉर्ड्स हर फीलिंग्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स एंड हर स्ट्रगल विथ ग्रोइंग अप। छिपकर रहने के तनावपूर्ण माहौल के बावजूद, टेंस होने के बावजूद, ऐसी पारिवारिक रिश्तों और बड़े होने से अपने संघर्षों के बारे में अपनी भावनाओं को ईमानदारी से डायरी में दर्ज करती है। ठीक है। अगला प्रश्न इसी में है 6 का, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। किसा गौतमी ने अंततः क्या सबक सीखा। तो किसा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। किसा गौतमी को यह पता चला कि मृत्यु जो है वो एक सार्वभौमिक सत्य है एंड इनवेटेबल फॉर एवरी लिविंग बीइंग, और ये सब के लिए है, प्रत्येक जीव के लिए अपरिहार्य है। ठीक है। इनिशियली ब्लाइंडेड बाय ग्रीफ ओवर हर चाइल्ड्स डेथ सी लर्न फ्रॉम द बुद्धा दैट नो हाउस इज फ्री फ्रॉम डेथ। अपने बच्चे के मृत्यु के दुख से अंधी होकर उन्होंने बुद्ध से सीखा कि कोई भी घर मृत्यु से मुक्त नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रीड हर फ्रॉम सॉरो एंड taught her lesson of acceptance and impermanence of life। इस समझ ने उन्हें दुख से मुक्त किया और जीवन की नश्वरता और स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जू है वहाँ के बाघ, वहाँ के टाइगर, और जो जंगल है वहाँ के टाइगर, उनमें कुछ अंतर बताइए। आपको 40 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। या तो अगर आपको नहीं आता है ये तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 4 लाइन की कोई भी पोयम लिख सकते हैं। ध्यान इसमें ये रखना है कि आपके सिलेबस से हो, और दूसरा कि जो आपकी पेपर में न आया। डो नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। आपके पास अगर पोयम है तो, या तो आप एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हैं। इसी पेपर में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि 4 लाइन की कविता थी, उसमें से 2-3 क्वेश्चन करने थे। उसी पोयम को ना जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया 1 2 3 4, तो आप इसी पोयम को ये 4 3 2 1 मतलब उल्टा करके
उल्टा लाइन लिख दीजिए, जो ऐसे लिखा हुआ था उसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं, वो इस तरीके से, ठीक है। तो लाइन वाइज लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर के दिमाग जल्दी यहाँ पे जाएगा नहीं फिलहाल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर आपको नहीं याद है ये उसी कंडीशन में करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये नंबर देता है, लेकिन मैं आपको दोनों का आंसर बताता हूँ। आइए ले ध्यान रखिए। तो पहले ये समझते हैं कि चिड़ियाघर में मतलब जू में जो एक टाइगर होता है वो क्या करता है, और जो बाहर होता है वो क्या करता है, और उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। जू में एक टाइगर एक छोटे से पिंजरे में रहता है, बेचैनी से घूमता है, आज़ादी से वंचित रहता है, उसे आज़ादी नहीं मिलती है। और इसके विपरीत जो जंगल में एक बाघ रहता है, टाइगर रहता है, वो प्राकृतिक आवास में रहता है, आज़ादी से घूमता है, शिकार करता है और जंगल में एकदम बिना किसी डर के रहता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अ टाइगर इन द जू लिव्स इन अ स्मॉल केजेस एरिया, मूव्स रेस्टलेसली एंड डिप्राइव ऑफ फ्रीडम, है ना, फ्रीडम उसको महसूस नहीं होता है, एक कैद में रहता है। इन कंट्रास्ट इसके विपरीत आप देखेंगे जो टाइगर जंगल में रहता है वो बिल्कुल फ्री होता है, नेचुरल हैबिट उसका होता है, शिकार करता है और क्या करता है, बिना किसी डर के जंगल में जीता है। आपको 4 लाइन की कविता मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये कविता लिखने के बाद मैंने बता भी दिया है कि ये जो पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से लिया गया है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन 40 से 50 वर्ड्स। आपको यहाँ पे 3 जो है पोएम के नाम दिए जाएंगे और इन्हीं पोएम्स में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया ध्यान रखना है कि एनी वन किसी एक पर, लेकिन मैंने आपको तीनों पर लिख के बताया है, तो आपको तीनों यही पढ़ लेने हैं। आप 7 सेट कर लेंगे ना तो लगभग आपके सभी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाएगा, और बार बार एक ही सेंट्रल आइडिया पढ़ते पढ़ते आपको लर्न भी हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम के पहले 1 महीने पहले 2 महीने पहले, इसलिए मैं बहुत समय पहले ही इस सेट को करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस का। फायर एंड आइस मतलब आग और। यह कविता 2 शक्तिशाली प्रतीकों का प्रस्तुत करती है। एक आग है जो इच्छा को दिखाता है ना, जो आग है वो डिजायर को शो करता है, और जो आइस है वो हेट्रेट मतलब जो घृणा को रिफरेंस देता है, प्रस्तुत करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स दैट द अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छा दुनिया को नष्ट कर सकती है। मतलब जो अगर अनियंत्रित आग लग जाए तो जाहिर सी बात है पूरा दुनिया जल के खाक हो जाएगा। इसलिए अगर अनियंत्रित इच्छा है तो भी दुनिया खाक हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड हैट्रेड कैन डू द सेम। और जो हैट्रेड होता है, जो घृणा होती है, नफरत होती है, वो भी पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। मतलब जो आइस होता है, बर्फ होता है, वो भी पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर इट हाईलाइट्स हाउ ह्यूमन इमोशंस, तो यहाँ पर ह्यूमन के इमोशंस पर जो है प्रभाव डाला गया है, बात किया गया है कि इफ़ अनचेक्ड कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन। अगर मानवीय भावनाएं कभी भी अनियंत्रित हो जाती हैं तो वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने पूरे विनाश का कारण बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मानव के लिए ही दोनों वर्ड का आइस और फायर का यूज किया गया है। एनिमल्स, जो इसका सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे, देखिए वॉल्ट वाइटमैन प्रेजेस एनिमल्स फॉर दियर सिंप्लिसिटी, contentment that the lack of the greed. Unlike humans, animals are the not jealous or dissatisfied. The poet feels closer to animal because they live a life of peace and innocence, unlike complicated humans lives. मतलब यहाँ पे क्या वाल्ट हिल्टमैन जानवरों की उनकी सादगी की विषय में बताते हैं, संतोष और जो लोभ रहता रहती है उनकी प्रशंसा करते हैं कि भाई देखो जो जानवर होते हैं वो हमेशा संतोष कर लेते हैं और उनमें कोई लोभ लालच नहीं रहता है, उनकी सादगी बहुत अच्छी रहती है, वो हमेशा किसी से नफरत नहीं करते। तो इस तरीके से हम प्रशंसा करते हैं। और मनुष्यों के विपरीत जो मनुष्य होते हैं उनके विपरीत जानवर ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, मतलब किसी जलते नहीं है, ना तो असंतुष्ट, ना किसी से ऐसा है कि हाँ तुमसे संतुष्ट हैं उससे असंतुष्ट है, ऐसा नहीं होते हैं, सिंपल जीवन बिताते हैं। कवि जो होता है, पोएट जो होता है, वो जानवरों से अधिक निकट महसूस करता है क्योंकि वो जटिल मानव के जीवन के विपरीत शांति और मासूमियत का जीवन बिताते हैं। आगे बढ़ते हैं और टाइगर इन द जू, अभी जो आपने इसके पहले
जो क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी चैप्टर का है। इसका सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे? अगर आपको अभी जो मैंने बताया ना वही है, जो जंगल में बाघ कैसे रहता है, चिड़ियाघर में कैसे रहता है। दिस पोएम कंस्ट्रक्ट्स लाइफ अ टाइगर इन द जू विद दैट ऑफ अ टाइगर इन द वाइल्ड। इन द जू द टाइगर इज केज्ड हेल्पलेस एंग्री वाइल्ड इन द वाइल्ड ऑफ द ट्री एंड पावरफुल ऑफ द मैजेस्टिक। इट शोज द क्रुएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह कविता जो है वो बाघ के जीवन पे है। जंगल में बाघ कैसे रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, अपने मन का करते हैं। और लेकिन जब यहीं ये जू में हो जाते हैं तो एक कटघरे में रहते हैं, चिड़ियाघर में, तो ऐसे उन लोगों को क्या होता है, वो एक ही जगह बंद होते होते गुस्सैल हो जाते हैं। ठीक है, और अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। तो इसी तरीके से दोनों में कंपेरिजन किया गया। इसी तरीके से आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि आंसर एनी वन। ध्यान रखेंगे कि आपको एनी वन किसी एक का ही यहाँ पे आंसर लिखना है। 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, चाहे आप 9 का ए करिए चाहे बी करिए, दोनों में से एक करना है। चलिए दोनों का आंसर देखते हैं। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। कहा जा रहा है कि ट्रिकी को वास्तव में कौन सी बीमारी थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों होते हैं। एक एक करके दोनों के आंसर देख लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना है। ट्रिकीज डिसीज। ट्रिकी वॉज नॉट रियली इल बट वॉज सफरिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड ऑब्सिटी। हिज ग्रिडी ईटिंग हैबिट्स मेड हिम लेजी एंड सिक। मतलब ये कहा जा रहा है कि ट्रिकी जो था वास्तव में बीमार नहीं था, बल्कि लेकिन ज़्यादा खाने से और मोटापे की वजह से वो पीड़ित था। उसकी लालची खाने की आदतों ने ही उसे आलसी और बीमार बना दिया। He needed exercises and a simple diet rather than medicines. उसे दवाओं की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके बजाय व्यायाम और सिंपल डाइट जो था वो उसके लिए ज़रूरत थी। बस इतना ही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, भोलीज फादर क्यों चिंतित में थे। तो आप चाहे हेडिंग ऐसा बना सकते हैं, भोलीज फादर वरी। भोली के पिता जो क्योंकि भोली के पिता चिंतित थे क्योंकि भोली पिछड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर दाग थे और वह हकलाकर भी बोलती थी। उन्हें डर था कि इनकी कमियों के कारण उसके अच्छा वर जो है वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भोलीज फादर वाज वरीड बिकॉज भोली वाज बैकवर्ड, पिछड़ी हुई थी। हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर मार्क्स भी थे, दाग थे। spoke with a stammer. He feared that due to the shortcomings, it would be difficult to find a good match for the marriage. तो वही चीज़ है कि वो उनके उसके चेहरे पे दाग रहते हैं, वो हकला कर भी बोलती रहती है, तो इसलिए उसके लिए शादी खोजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके पिताजी, भोले के पिताजी, वो चिंता में रहते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेट का लास्ट प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक ही करना है। 60 वर्ड है, लॉन्ग आंसर है, तो एनी वन करना है। ये ध्यान रखना, आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, वर्ड्स हमेशा ध्यान रख के ही आंसर लिखें। दोनों में से कोई एक करना है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। मतलब यहाँ कह रहे हैं यदि मटिल्डा ने हार नहीं खोया होता तो क्या होता। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हार खो गया तो क्या हुआ। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपके माइंड से खिल गया है एग्जामिनर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आप आंसर कर लेंगे। पहले मटिल्डा का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले समझिए, अगर मटिल्डा ने हार न खोया होता तो क्या होता। तो उसे क्या होता, उसे और उसके पति को वापस पाने के लिए भारी रकम उधार नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा कि वे जो वर्षों से कठिनाई और गरीबी के सामना कर रहे थे उसके किए बिना अपना सामान्य जीवन ही जी सकते थे। मटिल्डा की युवा सौंदर्य और आकर्षण बरकरार रहता और उसका जो जीवन जो इस समय बदहाल हो गया वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ द मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने नेकलेस न खोया होता, सी एंड हर हस्बैंड वुड नॉट हैव हैड टू बोरो अ ह्यूज सम ऑफ द मनी ऑफ रिप्लेस इट। ठीक है, दे कुड हैव कंटिन्यूड दियर नॉर्मल लाइफ विदाउट सफरिंग ईयर्स ऑफ हार्डशिप एंड पॉवर्टी। गरीबी से न जूझते और मेहनत न करना पड़ता, है ना। बहुत सालों तक वो लोग ऐसे जुड़ते रहते हैं। मटिल्डाज जो यूथफुल ब्यूटी है, उसकी जो सौंदर्य बना हुआ था, चार्म माइट हैव रिमेंड इंटैक्ट। तो ये सब सारी चीज़ें बनी रहती एंड हर लाइफ वुड हैव बीन फॉर हैप्पियर, और सब कुछ ज़िंदगी भर खुशहाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा था कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो किन गुणों की आवश्यकता होगी, पहले तो एक वैज्ञानिक को अज्ञात खोज के लिए जिज्ञासा, प्रयोग करना और धैर्य और असफलता के बावजूद आगे बढ़ने के रहने की दृढ़ता आवश्यकता होती है। अ साइंटिस्ट नीड्स क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर टू अननोन, किसी भी अननोन चीज़ को एक्सप्लोर करने की हिम्मत होनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, प्रिजर्वेंस टू कंटिन्यू डिस्पाइट फेलर, बार बार फेल होने के बावजूद भी जो है दृढ़ इच्छा, प्रिजर्वेंस मतलब दृढ़ इच्छा रखनी जरूरी होगी। उसके बाद क्या है, कीन ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल आर इसेंशियल। A genuine desire to discover the truth and open questioning mind also help. Above all, honesty and dedication make a true scientist. सत्य की खोज की सच्ची इच्छा और एक खुला प्रश्न पूछने वाला मन भी इसमें सहायक होता है। सबसे बढ़कर कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ईमानदारी और समर्पण, यही दोनों एक सच्चा वैज्ञानिक आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सेट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग 817 BI मतलब सेट 2 को देखेंगे और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आया हो तो आप सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी आपको सलाह देना है, सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन ये जो सेट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।